Okay, so class 10th, today we will start your mathematics chapter statistics. अब देखिए, इस चैप्टर में आपको डायरेक्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है, ठीक है। यानी कि ये जो चैप्टर आपका है वो आपके 8th और 9th के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि आप 8th और 9th में पढ़ के वो चीज आए हैं। तो वो थोड़ा सा मैं आपको शुरू में रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, देखो, अ क्विक रिवीजन, नॉट अ डिटेल वन, क्योंकि वो चीज तो पूछेगा नहीं। हमें जो फोकस करना है वो फोकस करना है किसके ऊपर? दैट इज ऑन द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली किसको कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स वो फील्ड है, वो स्टडी है जिसमें जब कोई डेटा आपके पास होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा प्राइमरी डेटा के बारे में, यानी जब आपसे बोला गया, जैसे कि एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि भाई आपके क्लास में या फिर एक सर्वे किया जा रहा है कितने लोग हैं घोसी टाउन में जो करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास या नहीं करना चाहते हैं, या फिर कितने लोग हैं मुंबई में। आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल बिकॉज आतिफ इज फ्रॉम मुंबई, और मुंबई के हालात तो बहुत खराब हैं। मतलब ऊपर वाले से दुआ है कि जल्द से जल्द उसका सारी चीजें, मतलब कोरोना केसेस एंड ऑल सब स्टेबल हो, कम हो। ठीक है, तो अब मुंबई में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि वाकई जो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं या स्कूल खोले, तो एक डेटा, तो जब आप उसको सर्वे करके आते हैं या कोई सर्वे करके आता है तो वो एक डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है, जब वो डेटा कलेक्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्यों? ताकि जब दूसरा सामने वाला उस डेटा को देखे समझे तो उसको आसानी से वो चीज समझ में आए। दूसरा, उससे वो इंटरप्रिटेशंस कर सके, यानी कि और इंफॉर्मेशंस डिड्यूस कर सके। तो वो उसको क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है। किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना सीखा हमने? टेबल के फॉर्म में। किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना सीखा हमने? ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि डेटा को क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता है। फिर उसके बाद उसकी एनालिसिस की जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है? इंटरप्रिटेशन होता है। मतलब आप बताते हो ओके चलो, इसका मतलब क्या हो गया कि ज्यादातर लोग ऑनलाइन क्लास नहीं पसंद कर रहे हैं या ज्यादातर लोग ऑनलाइन क्लास पसंद कर रहे हैं, मतलब व्हाटएवर। तो वो स्टडी जो एक डेटा को ऑर्गेनाइज करती है, फिर उसके बाद उसको आप एनालिसिस करते हो, फिर उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन होता है। मतलब जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने एक ग्राफ दिया गया, दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ कार्स, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, यहां पे क्या है? ईयर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऑब्वियसली ईयर यहां पे है 2010, देन 2015, देन 2020। तो कार्स का प्रोडक्शन यहां पे 1000, ठीक है, 2000। तो जो डेटा आपके पास था, जैसे 2000 में 2000 कार्स थी, 2015 में और कम होगी, और 2020 में एकदम कम हो गई। तो इस डेटा को, इस ग्राफ को देख के आप इंटरप्रेट कर सकते हो ना कि 2010 से और 2020 में कार के प्रोडक्शन में कमी आई है। आप बोल सकते हैं ना? ठीक है, तो ये आपने क्या किया? इंटरप्रिटेशन किया। ठीक है, पहले तो आपने डेटा को ऑर्गेनाइज किया इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, उसके बाद उसकी एनालिसिस की, अच्छा ये चीज, फिर उसके बाद आप उसमें से इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे मीन। अब आपने बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सारी चीजें उसमें स्टडी की हैं। यहां पे हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे फोकस करेंगे, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, इनको एक साथ क्या बोलते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन आपको क्या देता है? मीन आपको एवरेज देता है, किसी भी डेटा का एवरेज देता है। जैसे आपको एक अंदाजा होता है कि हां, जैसे आप यहां से जा रहे हो घोसी से गोरखपुर, और ये कहा गया भाई आपकी जो एवरेज स्पीड थी वो 80 किलोमीटर पर आवर थी। तो क्या सिर्फ आप 80 किलोमीटर, गुड आफ्टरनून, इट्स ओके, ठीक है, आप सिर्फ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चले थे पूरे घोसी से लेकर गोरखपुर तक? मतलब एक बार एक्सीलेटर दबाया सीधा गोरखपुर रुके थे? नहीं ना। तो ये क्या था?
एवरेज स्पीड है। ये क्या है? एवरेज स्पीड, यानी आप जीरो पे कभी आपकी गाड़ी रुकी भी होगी, कभी जैम की वजह से 20 किलोमीटर पर आवर भी स्पीड रही होगी, कभी एकदम फ्री रोड रही होगी तो 100 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड भी गई होगी। लेकिन एक एवरेज स्पीड आई आपके सामने 80 किलोमीटर पर आवर, जिससे आपको आइडिया मिला कि जो कार चल रही थी वो एक अच्छी खासी स्पीड से चल रही थी। यस, अप्रॉक्स। तो यानी मीन आपको क्या देता है? एवरेज, उस डेटा का एवरेज देता है आपको। मीडियन आपको क्या देता है? मिड वैल्यू, ठीक है। और मोड आपको क्या देता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, सबसे ज्यादा। जैसे 5 लोगों का वेट लिया गया, एक का वेट 50 केजी, दूसरे का 52, तीसरे का 52, चौथे का 52 और पांचवे का 51। तो यहां पे देखो ये वाला डेटा 52 तीन बार आ रहा है, 3 टाइम्स, ये यहां पे 1 टाइम और ये यहां पे 1 टाइम। तो मोड इस डेटा का क्या होगा? 52। मोड क्या होगा? 52। क्यों? क्योंकि यहां पे 52 इस पूरे डेटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मोड आपको क्या देता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मीडियन आपको क्या देता है? पूरे डेटा की मिड वैल्यू। और मीन आपको क्या देता है? एवरेज। तो देखो ये जो वैल्यूज होती हैं एक सेंट्रल, यानी पूरे डेटा का एक सेंट्रल आइडिया देता है, सेंट्रल वैल्यू की तरफ आपको। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि क्लास 10th है और इस पूरे क्लास 10 का जो एवरेज मार्क्स है वो 80% है, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं कि 80% ही लाए हो, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे हैं। मैं कहूं कि क्लास 10 का जो एवरेज मार्क्स है वो 40% है, तो इससे क्या पता चलेगा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स का मार्क्स क्या है? वो कम है, ठीक है। तो इस डेटा से क्या होता है कि हमें उस पूरे क्लास या पूरे डेटा का एक सेंट्रल आइडिया मिलता है, यानी ये जो वैल्यूज होती हैं इसके इर्द गिर्द ही वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू टहलती रहती हैं, उससे आपको एक आइडिया मिलता है। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। इज दैट क्लियर? ये एक रिवीजन था 9th क्लास, ये सारी 9th क्लास की चीजें बेटा। 10th में तो ये सारी चीजें सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया है। ओके, नाउ अब हम देखो, अब स्टैट्स पढ़ने वाले हैं। स्टैट्स में जो आपके क्वेश्चंस हैं बहुत ध्यान से समझना, हाउ यू हैव टू स्टडी दिस चैप्टर। स्टैट्स में जो क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन उनका जो एक फ्रेमवर्क होता है वो सेम होता है, यानी क्वेश्चन जो करने का तरीका होगा वो सेम होगा, बस डेटा चेंज होगा या कैलकुलेशंस चेंज होगी। तो यहां पे जो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यहां पे हम उसका आइडिया, उसका फॉर्मेट, उसका करने का तरीका, उसका प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप जाके अब पर्सनल कितना प्रैक्टिस करते हो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को। पहली चीज ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मीन निकालना है, मीन हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का निकालना है तो डायरेक्ट मेथड से निकालना है, एज्यूम मीन मेथड से निकालना है। तो हम एक डेटा लेंगे और उस मेथड को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वही मेथड आपको हर किसी डेटा पे अप्लाई करना है, हर किसी टेबल पे अप्लाई करना है, क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चन करने लगूं तो ये 2 महीने के अंदर भी स्टैट्स चैप्टर नहीं खत्म हो जाता, नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चंस डेटा बहुत लंबे लंबे होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं। तो वी विल टेक एग्जांपल्स, समझ रहे इस बात को? तो आपको वहां पे समझना है कि इस मेथड को कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसको हमें समझना है, दैट यू हैव टू सी। जैसे मिसाल के तौर पर आपने 9th क्लास में पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं ये मैं डाउट आर्ट्स में समझा दूंगा, क्योंकि ये 9th क्लास में सीखे हुए हैं आप लोग। 10th क्लास में जो चैप्टर है ये सोच के बनाया गया है कि 9th क्लास में आपने अच्छे से सीख लिया है। तो जिसको नहीं आता होगा, जब क्वेश्चन के दौरान मैं बताऊंगा वो एक अलग चीज होगी, लेकिन डाउट आर्ट्स में मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा जिसको सीखना होगा कि कैसे हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स लूंगा ताकि वो पर्टिकुलर टाइम में आपको, यानी कि कम टाइम में पूरा का पूरा समझ में आ जाए। क्योंकि अगर हम वैल्यू ज्यादा लेंगे तो ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम, लेकिन सेंट्रल आइडिया सबका सेम रहेगा, दैट विल बी सेम। ओके, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल
यहां पे मैं आपके सामने बना रहा हूं, और मैंने लिया है वेट, ठीक है, यानी कि क्लास 10th में कुछ बच्चों का मैंने वेट लिया है, ठीक है, जैसे 10 स्टूडेंट्स का। आई हैव टेकन वेट ऑफ, यस, और हाँ मैं आपको बताऊं क्लास 9 का लेक्चर है, अगर किसी को सीखना है तो वो क्लास 9 का लेक्चर भी जाके देख सकता है। अगर लिंक नहीं मिलेगी मुझसे मांग सकता है, जो स्टैटिस्टिक्स में क्लास 9 में पढ़ा है तो उसमें डिटेल में बताया कैसे बनता है टेबल, तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स मैंने लिया, मान लो कम मैं डेटा ले रहा हूं ताकि हम टाइम पे समझें इसको। वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं। तो अब देखो पहली टेबल में हमने लिखा वेट इन केजी, ठीक है, 50 केजी, देन 52 केजी, हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग कोशिश करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की, और नेक्स्ट वन मान लीजिए 53 केजी मैंने लिया, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स का था वो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 50 केजी 2 स्टूडेंट का था मान लीजिए, और 52 5 स्टूडेंट्स का था, 53 5 6 7 और ये हो गए 3, यानी टोटल आपके पास 10 स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी उतनी ही आएगी। ओके, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपके सामने, मैंने एक छोटा सा डेटा आपके सामने लिया है कि 10 स्टूडेंट का हमने क्या किया, हमने वेट लिया, तो ये आए 50 किलो वाले 2 बच्चे, 52 किलो वाले 5 बच्चे और 53 किलो वाले 3 बच्चे, ठीक है। तो अब यहां पे सबसे पहले हमें क्या स्टार्ट करना है, हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले सीख रहे हैं मीन को। किसको, मीन को। मीन कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो शुरुआती क्लासेस में, लोअर क्लासेस में आपने क्या सीखा, मीन क्या होता है, व्हाट इज मीन, ठीक है, मींस जितने ऑब्जर्वेशंस होते हैं, मींस टोटल ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर गिव मी 1 सेकेंड, मैं वही फॉर्मूला लिख दे रहा हूं जो आप लोगों ने सीखा है ताकि कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपने लोअर क्लास में सीखा। ये कब करते थे, जब आपके पास एक लिमिटेड डेटा, जैसे मैं कहूं कि 5 स्टूडेंट है, 10 में एक के 5 मार्क्स आए, एक के टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स, पॉइंट को समझिएगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 5, क्लास 10th में। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो किसी का 5 आए, किसी का 10 आए, किसी के 9 आए, किसी के 8 आए, तो 5 स्टूडेंट्स हो गए। तो अब मैं कहूं कि इन 5 स्टूडेंट का मीन क्या होगा, तो आप क्या करते, मीन निकालने के लिए आप इनको सम करते और क्या करते थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 5 से डिवाइड करते थे, ठीक है। तो अब यहां पे कितना हो गया, 6 5 11 21 30 38, यानी कि 38/5, ठीक है, तो ये हो गया 7.6, ठीक है। तो ये एवरेज आपका आ गया। तो वहां पे आपने क्या किया, सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड किया। ये कब आप कर सकते थे, जब आपके पास डेटा एक लिमिटेड वैल्यू, लिमिटेड वैल्यू, लेकिन जब आपके पास बहुत बड़ी वैल्यूज हैं या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा है, 100 150 300 1000, तो वहीं के लिए तो हम टेबल बना रहे थे 9 क्लास में, यानी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे, उनके लिए बनाते थे जहां पे वैल्यूज या डेटा बहुत ज्यादा होते थे। तो देखो अब जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, तो अब इसका मीन कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है तो उसका मीन हम कैसे निकालेंगे, दैट वी विल सी। ये तो मीन निकालने का तरीका हमने सीखा था 9th में, और 8th में भी हमने निकाला था डेटा हैंडलिंग में थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखो जब हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का जब मीन निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझ लें यहां पे क्या करना है, जो ये डेटा होता है, यानी जो आप निकाल रहे हो, मतलब आपने 10 स्टूडेंट्स का यहां पे वेट निकाला, इसको आप मानते हो क्या, एक्स आई, क्या मानते हो, एक्स आई। लेट मी चेंज द इंक ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझ में आए।
ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं, एक्स आई, यानी पहली टेबल को हम लिखेंगे वेट और उसके नीचे क्या लिख देंगे, एक्स आई, ये मस्ट। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब 50 किलो कितने स्टूडेंट्स के, 2 स्टूडेंट्स के, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम मानते हैं एफ आई। क्या मानते हैं, एफ आई। ठीक है, और उसके बाद ये जो थर्ड टेबल है, मीन निकाल रहे हैं हम किसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। तो जो डेटा होता है उसको हम मानते हैं पहले एक्स आई, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको मानते हैं एफ आई। अब थर्ड वाले में, थर्ड वाला जो टेबल ये खाली है, अब यहां पे हम लिखेंगे एक्स आई एफ आई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, तो ये हम यहां पे लिखते हैं आमतौर से नीचे ए यहां पे। ठीक है, दैट इज एक्स आई एफ आई। ठीक है, तो अब यहां पे लिखेंगे, देखो 50 इंटू 2, हालांकि आप केजी यहां पे मेंशन कर चुके हो, तो यहां पे केजी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां केजी पहले ही मेंशन कर चुके हो और यही करना होता है जो भी डेटा होता है। तो 50 इंटू 2 क्या हो गया, देखो 100। 52 इंटू 5 कितना हो गया, 27, 270, सॉरी 270। ठीक है, 53 इंटू 3 कितना हो गया, 3 3 9, 3 5 15। अब लाइन खींच दो। ठीक है, देखो यहां पे क्या है, ये जो डेटा होता है जिसका, उसको हम लेते हैं एक्स आई, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको लेते हैं एफ आई, और थर्ड टेबल यानी 3 कॉलम्स आपको बनाना होगा उसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के, 3 कॉलम्स बनाना पड़ेगा, और तीसरे में हम क्या लेते हैं, एक्स आई एफ आई, मतलब इन दोनों को, एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे। 52 जा 100, 52 5 जा 270, 53 3 जा 150। अब देखो, अब इसको सम करेंगे। मैं यहां पे स्पेस थोड़ी कम है, मैं नीचे शो कर रहा हूं इसको, क्योंकि टेबल डायरेक्टली मिट नहीं सकती है। तो ये जो आप नीचे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाओगे ना, एक एक्स्ट्रा कॉलम जो बनाओगे, समझ रहे हैं, जो ये एक्स्ट्रा कॉलम बनाओगे वो उसमें आप लिखोगे, मैं अभी भी बोल रहा हूं 260 होगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके 260, ये जो एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे यहां पे आप टोटल लिखेंगे, लेकिन यहां पे मैंने छोटा कॉलम बनाया है, हो सकता है आपको ना दिखाई दे, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, मैं एकदम क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो एक साइन होता है, इसको कहते हैं समेशन। इसको क्या बोलते हैं, समेशन, मतलब सम। ठीक है, तो यहां पे आप फ्रीक्वेंसीज को सम कर रहे हो, तो यहां पे आप लिखोगे समेशन एफ आई, मतलब किसको आप सम कर रहे हो, एफ आई को। 2 + 5 + 3 कितना हो गया, 10। ये यहां पे लिखा जाएगा, लेकिन स्पेस की वजह से मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब यहां पे इसको आपको सम करना है, देखो समेशन, किसको सम कर रहे हो, एक्स आई एफ आई को आगे लिखा इज इक्वल टू, ठीक है, अब इसको सम करिए, देखिए कितना आएगा 9। ठीक है, 6 5 11 प्लस 4 + 5 5। तो पहला स्टेप क्या, कि एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई करना, दूसरा स्टेप क्या, कि फ्रीक्वेंसीज को सम करना, उसके बाद एक्स आई एफ आई को सम करना। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब देखो, जितनी भी बड़ी टेबल हो, जितनी भी बड़ी वैल्यूज हो, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेम मेथड अप्लाई करना। ओके, अब देखो नेक्स्ट, अब मुझे मीन निकालना है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी समेशन एफ आई एक्स आई। अब देखो ऐसे लिखेंगे, एफ आई ये नीचे जाएगा लोअर सबस्क्रिप्ट में, ठीक है, एक्स आई ऐसे नहीं करना, एफ आई एक्स आई। अक्सर स्टूडेंट में देखता हूं जब टेस्ट देते हैं तो उनको करेक्ट करना पड़ता है, फिर जाके बोर्ड में चलो सही करते हैं, तो ये नहीं करना है आपको, ये लिखना है, फिर लोअर सबस्क्रिप्ट में इसको लिखना है, फिर एक्स लिखना है नॉर्मल सबस्क्रिप्ट में, फिर लोअर सबस्क्रिप्ट में आपको ये लिखना है। ठीक है, अपॉन समेशन एफ आई, यानी इस पूरे सम को इससे हम डिवाइड करेंगे, तो मीन हमारा क्या आ जाएगा, 519/10, 519/10, that means 51.9, that is the mean and this is the final answer. कोई डाउट किसी को? और इसीलिए आज असाइनमेंट दिया जाएगा, एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको,
ठीक है, वो डिपेंड करेगा लेक्चर कहां पे एंड करता है। तो आज क्विज नहीं जाएगा, आज असाइनमेंट जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, हमने बात किया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को के मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब आते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पर। ठीक है, तो वी आर नाउ स्टडीइंग टू कैलकुलेट द मीन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखो, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब हम कैलकुलेट करते हैं, हम तीन मेथड से कैलकुलेट करते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, एक होता है दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ये दोनों आपके 70% में यानी कि एग्जाम में आएगा, ये वाला नहीं आएगा, मतलब 30%। तो ये वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा मेथड है, वो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डायरेक्ट मेथड, उसके बाद हम स्टडी करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। अब देखो, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पे। तो उससे पहले हम टेबल बना ले। अब याद रखिए, अगर टेबल डायरेक्ट बनी हुई है क्वेश्चन में, तो या फिर डेटा दिया हुआ उससे आपको टेबल बनाना है, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए आपको 4 कॉलम्स चाहिए। कितने कॉलम्स? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए कितने कॉलम्स चाहिए थे, जल्दी बताओ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3। यस, वेरी गुड। ठीक है, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड 4 कॉलम्स। तो 4 कॉलम्स चाहिए ही चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन हो, और डायरेक्ट मेथड के लिए, तो यहां पे हम क्या करें? डायरेक्ट मेथड के लिए, ठीक है, तो हम यहां पे निकाल लेंगे। ठीक है, यानी वी विल मेक 4 कॉलम्स। इसमें भी हम क्या ले रहे हैं? वेट इन केजी। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी मैं यहां पे बाकी दो को सरप्राइज रखता हूं, वो तब बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, ये तो मेन हो गया। तो अब यहां पे मैंने ग्रुप्स बनाए, जो क्लास इंटरवल्स आप जिसको कहते हो। 50 to 55, मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स। 55 to 60, मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स। 60 to 65, मान लीजिए 3 स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 10 स्टूडेंट्स का। तो मैं यहां पे अलग से बना लूं एक लाइन टोटल के लिए। जस्ट इग्नोर की जो लाइन, हालांकि आपको ऐसे नहीं बनाना, ठीक है, कि यहां पे देखो लाइन अलग अलग जा रही है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो प्लीज ऐसा नहीं, आपको लाइन जो बनाना है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपने ये लाइन बना ली एक्स्ट्रा कॉलम, जो आपके सामने जितना डेटा दिया हुआ है, जितने ग्रुप्स दिए हुए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो आपका वेट वाला है, जो भी डेटा है, ठीक है, उसको आप क्या मानोगे? xi, और जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या मानोगे? fi। यहां पे डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा चेंज, देखो ये वाला तो fi ही रहेगा, ये वाला fi रहेगा फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे समेशन ऑफ fi डायरेक्ट कर दे, कितना होगा? 5 6 7 3 10, ये आ गया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, अब यहां पे क्लास इंटरवल है। क्या है? क्लास इंटरवल। तो क्योंकि ये ग्रुप है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, तो अब हमारा थर्ड कॉलम जो हम बना रहे, क्यों 4 कॉलम है, एक कॉलम अब एक्स्ट्रा जो रहेगा वो क्लास मार्क का यहां रहेगा। फ्रीक्वेंसी वाले में, पिछले वाले में जरूरत नहीं थी, वहां पे डायरेक्ट हमने FIXI कर दिया था। ठीक है, वहां पे डायरेक्ट FIXI कर दिया था। यहां पे ग्रुप वाले में हमें क्लास मार्क निकालना होगा, और क्लास मार्क को हम लेते हैं, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, हालांकि आपको इसी कॉलम में लिखना पड़ेगा, यही स्पेस में, तो स्पेस आपका सफिशिएंट होना चाहिए ताकि आप उसको लिखो और क्लियरली लिखो। ये क्लास मार्क आपका यहां पे xi होगा। अब क्लास मार्क होगा क्या? तो जो 9 क्लास में आप पढ़ चुके हैं, क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क होता है हमारा
लोअर लिमिट जो क्लास इंटरवल है इसका अगर क्लास मार्क निकालना है तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। लोअर लिमिट, यस वेरी गुड, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो क्लास मार्क हमारा xi है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना, ये एक्स्ट्रा कॉलम है आपके पास क्लास मार्क का। और ऑब्वियसली लास्ट वाला क्या होगा, fi xi, ठीक है। लास्ट वाला क्या होगा आपका, fi xi। इज दैट क्लियर? ठीक है, देखो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यही है, fi xi इसी फॉर्म में लिखना। जैसे हमने पिछले वाले में xi fi लिखा, ये गलत नहीं है, लेकिन बेटा जो तरीका है ना, जो नोटेशन है वो स्टैंडर्ड वो यही है। तो आप इसी फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। गलत नहीं है, लेकिन लिखना इस फॉर्म में है। समझ में आया? क्योंकि आप a इंटू बी लिखो चाहे b इंटू ए लिखो, बात एक है ना, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है, लिखने का तरीका होता है हर सब्जेक्ट का, हर उसका, तो उसको हमें फॉलो करना होता है, उसमें कोई इफ बट नहीं होता, ठीक है। तो क्लास मार्क हम लेंगे xi। अब देखो, अब पहले वाले का क्लास मार्क निकालेंगे, दैट विल बी 50। अगर आपने यहां पे स्पेस छोड़ी हुई तो यही सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो रफ में सॉल्व कर लीजिए। तो 50 प्लस 55/2 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 50 प्लस 55/2 50, 100 का आधा 5, 50 हो जाएगा, 5 का आधा 2.5 यानी 52.5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 55 प्लस 60/2 क्लास मार्क निकाल लें, तो अब इसका आधा कितना हो जाएगा, तो अब देखो 60 प्लस 50 110, 110 का आधा 55 और 5 का आधा 2.5, तो ये हो जाएगा 57.5, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 60 प्लस 65/2, तो 60 प्लस 60 यानी 120 का हाफ 60 हो गया 5 यानी 62.5, ठीक है। तो ये हमने क्लास मार्क निकाल लिया। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है। ये स्टेप आपका एडेड स्टेप है और उसी को आप xi लोगे। अब नेक्स्ट है fi xi, तो 52.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो। अब यहां पे इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 52.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, हाउ मच। नहीं समझ में आया क्या बेटा, नहीं समझ में आया? कौन सा, कौन सा नहीं समझ में आया? क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता है, उस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, ये ऊपर फॉर्मूला लिखा है, उस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज द क्लास मार्क। ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। आप समझ में आया? अब हमें fi xi को मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया, 105, ठीक है, ये हो गया। अब 57.5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 57.5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है, 115, गुड। 62.5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 115 कैसे आएगा, 57.5 इंटू 5 है, ये 0.5 है, यहां 0.5 तो रहेगा ही रहेगा, नो कितना आएगा, यस 287, यस 287.5। देखो ऐसे देखो, 57.5 है ना, इसको समझो, इसका मतलब 50 है यहां पे, तो 50 इंटू 5 250, 250 कम से कम होगा, समझ रहे, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद 3 इंटू 62.5 कितना हुआ, ये वाला कोई 3 इंटू 62.5, 187.5, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, वी विल डू समेशन ऑफ fi xi, समेशन ऑफ fi xi, समेशन ऑफ fi xi। अब इन तीनों को सम करो, देखो कितना आ रहा है, 0.5 0.5 1 हो जाएगा, इसको अलग लिख लेते हैं। अब ये हो गया 5 7 12 7 19 और एक 20, तो इसका मतलब मैं नीचे लिख दे रहा हूं 20 हो गया। देखो 5 5 ये 1 हो गया, ऑब्वियसली 1 यहां पे कैरी होता, ठीक है। तो 7 प्लस 5 12 प्लस 7 19 प्लस 1 22 18 1 2 4 एंड 5, कितना हो गया 580,
ठीक है, 580 आ गया, क्लियर। अब देखो हमें क्या निकालना है, मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, दैट मीन्स 580 अपॉन 10, दैट मीन्स 58। दिस इज द आंसर। कोई कंफ्यूजन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के डायरेक्ट मेथड में, किसी को कोई कंफ्यूजन? तो इसलिए जब क्वेश्चन आप देखें, ठीक है, तो अगर वहां पे मेथड आपको बोल रहा है, भाई जाहिर सी बात है 3 मेथड में से 2 ही आ रहा है अब, ठीक है, मीन के, ये मीन निकालने के मेथड्स हैं किसके, ग्रुप फ्रीक्वेंसी, जिसमें ग्रुप्स होते हैं, क्लास इंटरवल्स होते हैं। इससे पिछला वाला जो किया था वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था, सिंपल वाला, नो ग्रुप। तो उसमें तो वही करना है आपको, एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, दैट्स इट, कोई उसमें अलग अलग मेथड नहीं है। ग्रुप मेथड में आपको पहला मेथड मैंने कराया डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब आते हैं सेम डेटा, सेम डेटा लेंगे बेटा, सेम डेटा लेंगे, क्योंकि देखो आप मीन निकाल रहे हो, तो मीन एक डेटा का निकालोगे, अगर आप डायरेक्ट मेथड से निकालो, एज्यूम मेथड से निकालो, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड से निकालो, आंसर सेम आएगा। मिसाल के तौर पर जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से निकालिए उसका एक्स वाई का वैल्यू, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालिए, तो क्या अलग अलग आता था कि सेम आएगा, क्योंकि सेम इक्वेशंस का निकालते थे ना। उसी तरीके से जब आप मीन निकालेंगे, अगर डेटा सेम है, तो चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकालो, चाहे एज्यूम मीन मेथड से निकालो, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड से निकालो, मीन यानी एवरेज सेम आएगा, ठीक है। तो अब हम सेम डेटा लेंगे, लेकिन लेकिन हम सेकेंड मेथड करेंगे, दैट इज द एज्यूम मीन मेथड, ताकि वहां पे भी मीन 58 आना चाहिए, समझ रहे, वहां पे भी मीन 58 आना चाहिए। तो चलिए अब करते हैं एज्यूम मीन मेथड के लिए। याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए 3 कॉलम्स, डायरेक्ट मेथड के लिए 4 कॉलम्स। अब जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं एज्यूम मीन मेथड, उसमें आप लेंगे 5 कॉलम्स, ठीक है। तो अब हम लेते हैं एज्यूम मीन मेथड, और चाहे क्वेश्चन में डायरेक्ट टेबल बनी हो, चाहे डेटा दिया हो टेबल बनाना हो, आपको दोनों केसेस में ये वाली टेबल आपका फेयर वर्क है, ये टेबल बनाने ही बनाना पड़ेगा। जो हमने टेबल्स अभी तक बनाई ना, 3 कॉलम्स की, 4 कॉलम्स की, ये आपका फेयर वर्क है, ये ध्यान रखिएगा। तो एज्यूम मीन मेथड के लिए अब हमें कितनी टेबल्स चाहिए, वी नीड हाउ मेनी टेबल, सॉरी हाउ मेनी कॉलम्स, 5 कॉलम्स, सेम डेटा रखेंगे, ठीक है। 2, 3, 4 and 5, ओके। सो इन द फर्स्ट कॉलम वही जो डेटा है, वेट इन केजी, यहां पे थोड़ा सा स्पेस में कम रख रहा हूं, हालांकि जो आपको एफ आई एक्स आई वो सब इसी में करना होगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हमेशा हर साल इतना बताने के बाद भी कुछ बच्चे ऊपर लिख देते थे, नीचे लिख देते थे, वो नहीं करना बेटा। अगर ये स्पेस कम पड़ी है तो पहले ही से आपके सामने डेटा है, आपको पता चल जाएगा आपको कितनी स्पेस चाहिए, ठीक है। तो आप चौड़ा कर लो इस कॉलम को, थोड़ा सा विड्थ इसकी बढ़ा दो, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 50 टू 55, 55 टू 60 और 60 टू 65, ये डेटा था, ये था 2, ये था 5, ये था 3। तो ये तो फ्रीक्वेंसी वाला पहले ही एफ आई रहेगा ही रहेगा, ठीक है, दैट इज समेशन एफ आई, तो दैट इज 10, ठीक है। उसके बाद अब देखो एज्यूम मीन मेथड में हमें
डायरेक्ट मेथड से क्या क्या यहां पे रहेगा, क्लास मार्क यहां भी निकालना है, क्लास मार्क यहां भी निकालना है, समझ गए? और वो क्लास मार्क आपका xi रहेगा। यानी ये पहले 3 कॉलम्स एकदम डायरेक्ट मेथड वाले, दिख रहा है? यस और नो? बच्चा लोग कहां चले गए? ओके ठीक है, तो क्लास मार्क देखो, डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे, क्लास मार्क तक लेते थे और चौथे में fi xi करते थे। लेकिन यहां क्लास मार्क तक हमें रखना है, तो क्लास मार्क पहले निकालो। तो 50 और 55 का कितना आया था, याद करो जल्दी से 52.5। मैं यहां पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं। 55 और 60 का कितना आया था, दैट वाज 57.5। 60 टू 65 का कितना आया था, दैट वाज 62.5। ठीक है, क्लास मार्क। अब एज्यूम्ड मीन मेथड, क्यों हम एज्यूम मीन मेथड बोल रहे हैं, वो अब ये चौथा कॉलम है। ठीक है, पॉइंट को समझिएगा। एज्यूम मीन मेथड में चौथे कॉलम के लिए क्या करते हैं, क्या करना है इसको समझिएगा। जो आपने क्लास मार्क निकाला है, जो आपने क्लास मार्क निकाला है, ठीक है, जितने भी 3 वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज हैं, जितने भी, यहां पे 3 है कि नहीं, यस और नो? यहां पे 3 है, तो उसमें से कोई भी, चाहे फर्स्ट, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ, चाहे फिफ्थ, चाहे सिक्स्थ, ये तो रैप हो गया, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए और मिड वैल्यू लेने की, मिड वैल्यू को सेलेक्ट कर। अब आप कहेंगे सर अगर 4 होगी, कोई बात नहीं बेटा, सेकंड या थर्ड। क्यों? क्योंकि इससे आपको आसानी आने वाली है आगे, जो अभी आपको पता नहीं है, क्योंकि वहां पे एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है, आपको कैलकुलेशन आसान हो जाता है। समझ रहे इस चीज को? तो यहां पे क्या है, 57.5 हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। यानी जो क्लास मार्क की वैल्यूज हैं उसमें से मिड वैल्यू आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये चौथा कॉलम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी बताओ, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चैट बॉक्स में लिखो, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी लिखो सब लोग ताकि माइंड में बैठे। डी आई, यस सर। तो डी आई क्या होता है, डी आई होता है क्लास मार्क माइनस दैट मिड वैल्यू, एज्यूम्ड वैल्यू। ये आपकी एज्यूम्ड वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी यहां पे क्या है, एज्यूम्ड वैल्यू है, ठीक है, दैट इज ए। ठीक है, तो डी आई चौथा कॉलम एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, हम क्लास मार्क में से उसकी मिड वैल्यू, अगर 4 वैल्यूज है तो कोई भी सेकंड या थर्ड किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी इवन नंबर है, मान लो 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्लास मार्क्स हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें तो आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, लेकिन अगर ऑड है यानी 1 2 3 4 5 है तो मिड वैल्यू को लो। तो जो मिड वैल्यू है वो आपकी एज्यूम्ड वैल्यू है, एज्यूम्ड वैल्यू ए। तो डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अब देखो, अब पहले वाला लिखेंगे तो यहां पे क्या होगा, डी आई की वैल्यू अब लिखेंगे, डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए, मतलब 52.5 में से, 52.5 में से एक्स आई में से हम ए को माइनस करेंगे। तो देखो 52.5 में से, ये मैं रफ कर रहा हूं, जब ए को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा, यस और नो? देखो डी आई चौथा कॉलम डी आई का है, और डी आई क्या है, एक्स आई माइनस एज्यूम्ड वैल्यू। अब जैसे ही आपने एज्यूम्ड वैल्यू अपनी सेलेक्ट कर ली, उसको बॉक्स में कर लिया, ठीक है, और यहां पे ए लिख दिया, क्लियर। उसके बाद अब 1 बाय 1 जो एक्स आई है उसमें से अब 57.5 माइनस करते हुए, लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, यहां पे ये लिखना नहीं है, ठीक है, माइनस करो तो देखो यहां पे क्या आएगा, -5। 57.5 में से 57.5 को माइनस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो यहां पे क्या आएगा, 0। यहां पे क्या आएगा, 62.5 में से, यानी xi में से 57.5 जो हमने एज्यूम मीन वैल्यू ली है उसको माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 5, यानी +5 आ गया।
कोई कंफ्यूजन? तो इसमें क्या करना है, एज्यूम मीन मेथड में क्लास मार्क निकालने के बाद जिसको आप xi ही सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको di निकालना है। di क्या होता है, xi माइनस a, मतलब क्लास मार्क्स में से एज्यूम मीन और मिड वैल्यू को सेलेक्ट करो तो आपके लिए आसान होगा। देखो यहाँ पे मिल गया ना -5 + 5, इस तरह का पैटर्न मिलेगा। ठीक है, अब ये लास्ट कॉलम किसका है, देखो fi di, यानी अब आपको fi को di से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 को -5 से -10 हो गया, 5 को 0 से 0 हो गया, 3 को 5 से 15 हो गया। अब यहां पे आप करोगे समेशन fi di, तो कितना हो गया, देखो 15 - 10 कितना आएगा, 5 आएगा। आ गया? ठीक है, अब देखो जब एज्यूम मीन मेथड से हम मीन निकालते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, x बार दैट इज द साइन फॉर मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi, मतलब a कितना है, देखो a कितना है 57.5, a की वैल्यू यही है, प्लस समेशन fi di कितना है 5 और समेशन fi कितना है 10। तो देखो 57.5, 5/10 क्या देगा, 0.5, दोनों को ऐड करो, देखो 58 आ गया एवरेज। हेलो, यस, तो देखो एज्यूम मीन मेथड से हमने एवरेज को कैलकुलेट किया और उससे भी एवरेज कितना निकल के आया, 58। कोई कंफ्यूजन बेटा एज्यूम मीन मेथड में? ओके, अब देखो स्टेप डेविएशन मेथड जो हम 30% में, मैं यहां पे डिस्कस कर सकता था लेकिन मैं फोकस्ड हूं अभी 70% पे, अब अपनी पॉलिसी अभी चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड क्यों यूज करते हैं बेटा, वो डेटा जिसमें डेटा की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, यानी थाउजेंड्स में, समझ में इस चीज को, और नंबर ऑफ डेटा बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे स्टेप डेविएशन मेथड जाते हैं, क्योंकि वहां पे स्टेप डेविएशन मेथड से वो वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाती है जिसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको दिखेगा जब मैं वो 30% में पढ़ाऊंगा, तो वो जो वैल्यू है आपकी वो इतनी छोटी हो जाती है कि आप आसानी से मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका मीन मेथड जो डायरेक्ट मेथड है और एज्यूम मीन मेथड है, ये मैंने बताया, आज इतना ही। कल हम जो डिस्कस करेंगे वो मोड को करेंगे और मीडियन को करेंगे। ठीक है, मोड और मीडियन, उसके बाद एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन है जो आरडी शर्मा से, जो कि एनसीईआरटी के भी आपके क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन आरडी शर्मा में, उसको हम कैलकुलेट वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कल हम करने वाले हैं मोड और मीडियन। तो आज जो आपके लिए असाइनमेंट है उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस एक क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट मेथड से भी करना है और एज्यूम मीन मेथड से भी करना है। बाकी अब आपके ऊपर है बेटा, आप कितना जो है प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को। जैसे मैंने बताया, कोई भी क्वेश्चन होगा एकदम आंख बंद करके सेम मेथड सेम तरीका अप्लाई करते जाओ, प्रोवाइडेड कॉलम सही बने हो, क्लियरली लिखा हो, कैलकुलेशन आपके परफेक्ट हो, तो आंसर करेक्ट आएगा, एकदम करेक्ट आएगा। तो साफ सुथरा टेबल होना चाहिए आपका। उसके बाद जो आप लिखो, मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे यहाँ पे मैंने छोटे कॉलम्स बनाए थे, जस्ट फॉर योर इजीनेस मैंने ये ऊपर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, वो आपको यहीं पे मेंशन करना पड़ेगा। जब आप टोटल करो तो इसी कॉलम में मेंशन करना पड़ेगा, और जो मीन निकालो, जो स्टेप करो, दैट शुड बी वेरी क्लियरली विजिबल एंड वेरी क्लियर टू टीचर। ठीक है, तो आपका जो असाइनमेंट है दैट इज एक्सरसाइज 14.1, मैं लिख के भी दे दूंगा, असाइनमेंट जब गूगल क्लासरूम पे जाएगा, उसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको डायरेक्ट मेथड से और एज्यूम मीन मेथड दोनों से करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। एंजॉय करो, पढ़ाई करो, रिवीजन करो। यस बेटा, सब कॉलम में लिखा जाएगा।
अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो ये लेक्चर दोबारा आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टेस्ट आपका 12 सितंबर को प्रोबेबिलिटी का, उसके लिए रेडी रहिए 3 PM शार्प। मैं रिमाइंड कर दे रहा हूं। फिर कल टेस्ट नहीं बेटा, सैटरडे को है 12 सितंबर। कल हम पढ़ेंगे मोड और मीडियन। ओके देन, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। वालेकुम अस्सलाम।